Good morning, students. In previous classes, we have studied about the calculation of solubility and solubility product of any aspiringly soluble salt. Let us once again explain this one. वो कोलरॉशला भी नहीं पढ़ाए हैं जी, कोलरॉशला पढ़ाना है हमको। अभी याद आया, यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ ना। लेट अस स्टार्ट द कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलरॉश लॉ जैसे हम लोग उस दिन देखे थे प्रीवियस क्लास में कि मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte at infinite dilution cannot be calculated by extrapolation of the graph between lambda m and square root of the concentration, because the degree of dissociation of the weak electrolyte is very poor and the changes are large. Therefore, it cannot be extrapolated to the zero concentration. Therefore, the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution cannot be calculated by this method. Therefore, there is need of new law to calculate the molar conductivity of weak electrolyte. Therefore, Kohlrausch law was introduced. Kohlrausch law is known as law of independent migration of ion. जैसे कोई सॉल्यूशन हम लोग तैयार कर लिए, ठीक है, उसमें जितने भी आयनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है विथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आयन विथ व्हिच दीज आर एसोसिएटेड, सभी का कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग सम अप कर दें तो उसी के मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ईच आयन मेक ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयंस with which it is associated. तो क्या जाता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले लिए और उसको पानी में डाल दिए तो ये आयोनाइज हो जाएगा. तब तक आयोनाइज कराते रहिए, मतलब कि इसको डाइल्यूट कर दीजिए इनफाइनाइट टाइम्स. तो डाइल्यूशन में आयन एक दूसरे से दूर भागेगा, उनका मूवमेंट जो होगा आयन का वो बढ़ जाएगा. तो उस कंडीशन में कटायन और अनायन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, और सबको सम अप कर दीजिए तो वही आपको कहलाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एट इट इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा एम इन्फिनिटी. ठीक है, तो जैसे देख लो, हम लोग ले लेते कुछ, मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहा हूं. यहां पर जैसे हम लोग ले लिए एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख डालिए. सबसे पहले पानी में डालिएगा तो यह आयोनाइज करेगा आपको किस चीज में, Al+3 में. किस चीज में आयोनाइज हो जाएगा, Al+3 में, और Cl- में. क्या चीज में आयोनाइज होगा, Cl- में होगा. ये 3 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ 3 क्लोरीन डलवा दो. ठीक है, बैलेंस हो गया. तो यहाँ पर कटायन है और अनायन है, इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लिए और इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेकर के 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों का सम अप कर दिए तो वही मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा. Thus, mathematically, molar conductivity at infinite dilution for an electrolyte is given by, it is equal to total number of cation and its molar conductivity at infinite dilution, and molar conductivity, ये total number of anions and its molar conductivity, दोनों को सम कर दीजिए तो वही जो होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाएगा. और इसके मदद से हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिया जाता है कि जिससे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का विच कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, और इस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेते हैं. वंस अगेन, व्हाट इज कोलरॉश लॉ? तो इसका स्टेटमेंट याद रखना बहुत जरूरी है. कोलरॉश लॉ कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली सेमी डाइल्यूट कर दिया जाए तो सभी आयनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी व्हिच इज नोन एज क्या, मोलर कंडक्टेड एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दिस इज कोलरॉश लॉ. मतलब सभी कटायन और सभी आनायन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा सम टोटल कर दिया जाए तो उसी को मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है ना. in language, at infinite dilution when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductance of electrolyte irrespective of the nature of other ions with which it is associated.
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेकर के मैं एल्युमिनियम क्लोराइड लेकर के आपको समझाया। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। कोलराउस लॉ नोटेड दैट differences of lambda m at infinite dilution of different pairs of electrolyte having common cation and a common anion is almost same। अगर कॉमन कटायन हो, कॉमन अनायन हो, तो कोलराउस लॉ कहता है कि जो डिफरेंसेज आता है वो सेम है। मतलब एक तरह से एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे देख लो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसका मोलर कंडक्टिविटी इतना है KCl का, और सोडियम क्लोराइड का आपका मोलर कंडक्टिविटी इतना है। तो दोनों का डिफरेंसेज निकाल दीजिए। सर, हाँ, गर्ल्स ज्वाइन करना चाहती है। कहाँ कोई है? कहाँ कोई है? कोई तो नहीं है। ठीक है, तो देख लो इसका दोनों का डिफरेंसेज तुम्हारा अगर निकाल देते हो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, तो निकलने के बाद आ गया 23.4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वहीं अगर हम लोग लेड ये पोटेशियम नाइट्रेट ले लें और सोडियम नाइट्रेट ले लें, ठीक है, दोनों का डिफरेंसेज निकाल दे मोलर कंडक्टिविटी का, तो यहाँ आ गया आपका कितना 23.4। अगर कॉमन आयन हो तो जैसे यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम कॉमन है, यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम दोनों कॉमन कटायन है, तो देखो दोनों का मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंसेज जो है सेम आ रहा है। फिर अगर हम लोग सोडियम यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिए, सोडियम ब्रोमाइड ले लिए, उनके मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंसेज निकाल दिए, तो देखो फिर सेम आ गया। तो वही कोलराउस लॉ का एक एप्लीकेशन है। क्या? कोलराउस लॉ नोटेड दैट द डिफरेंसेज ऑफ लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब पढ़ाएगा कैसे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन कटायन और कॉमन अनायन इज ऑलमोस्ट सेम। तो उस केस में ये जो होता है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझा दिया एक पॉइंट। अब आइए कोलराउस लॉ का और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे पढ़ेगा लैम्डा m नोटेशन, ये जो नोटेशन कैसे पढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अप्रोचेस टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। Molar conductivity of sodium chloride at infinite dilution of for NaCl, HCl and sodium acetate are itna and itna respectively. Calculate molar conductivity at infinite dilution for acetic acid। ठीक है, हमको एसिटिक एसिड दिया हुआ है का निकालना है, और आपको सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम एसिटेट का मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, और उसके हेल्प से एसिटिक एसिड का जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको मैं समझाता हूं। देखो यही एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले लिखो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, CH3COOH, इतना निकालना है। कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ कटायन। ठीक है, तो एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा आपका, तो ये प्लस पार्ट देगा और ये आपका माइनस पार्ट देगा इतना, तो दोनों का कटायन का सम टोटल कर देंगे हम लोग। तो मोलर कंडक्टिविटी of acetate and CH3COO माइनस प्लस ये हो गया आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट H प्लस, ये हो गया दोनों का सम टोटल का। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, क्योंकि कैलकुलेट करना है हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो एसिटिक एसिड ये लिख दिया आयोनाइज करेगा तो इसमें और इसमें टूटेगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिख दिया।
अब गिवन है आपके पास कौन कौन, सोडियम क्लोराइड है, HCl है, सोडियम एसीटेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप। अब जैसे आपका पोटासियम क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, तो पोटासियम क्लोराइड ले लिए और सबसे पहले इसका मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दिए ना। तो इसके लिए हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन था, ये है लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, तो CH3COOH ये था। और इसी का मोलर कंडक्टिविटी अगर हम लोग को निकालना हो तो सबसे पहले कटायन लिख दीजिए यहाँ पर, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन या कटायन, पहले अनायन लिखा गया, कोई भी लिख सकते हैं लेकिन कटायन जनरली पहले लिखा जाता है। ये हो गया आपका H प्लस, ठीक है, इतना होगा। अब KCl दिया हुआ है तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl ना, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर पोटासियम, ठीक है, और अनायन ले लीजिए तो यहाँ पर प्लस साइन दे दीजिए, सम टोटल किया जाता है। ये हो गया आपका लैम्डा m और ये हो गया आपका कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस, एक इक्वेशन आ गया आपके पास ये, ठीक है। दूसरा है आपका सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया आपका लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, NaCl के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस एंड लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस, इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग के पास सोडियम एसीटेट दिया हुआ है ना, तो सोडियम एसीटेट का लिख दीजिए लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट हो गया CH3COONA ना, Na लिख दिए। अब इसी का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसीटेट एन CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट Na प्लस, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन में ये आयन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा और क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, HCl का भी छूट रहा है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वेशन इसको कौन सा मान लिए, ये सेकेंड इक्वेशन मानो, ये सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। और अभी हम लोग HCl का छूट रहा है, तो HCl के लिए निकाल दो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस और लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए ये और ये चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन में देखो तुम्हारा एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो इक्वेशन थर्ड ले लो, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में हमको HCl चाहिए, तो इसको ऐड कर दो HCl से, इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन 4 को ऐड कर दो, तो ये इसका और इसका हम लोग का कल्याण हो गया। अब हम लोग को हटाना कौन सा है, हटाना आपको
इसको है, सोडियम को हटाना है हम लोग को। ये सोडियम नहीं चाहिए और क्लोरीन नहीं चाहिए, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड ये नहीं चाहिए, तो माइनस कर दो इसी को। क्या तुमको माइनस हो जाएगा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ये। तो इक्वेशन थर्ड तुम्हारा कौन सा था, सबसे पहले उसको लिखो। तो इक्वेशन थर्ड हो गया, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट वाला लिख रहा हूँ, चाहे देखो पूरे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। लेमडा एम इन्फिनिटी सी एच 3 सी डबल ओ एन ए सी डबल ओ एन ए, ठीक है, प्लस इक्वेशन 4 तुम्हारा ये है, इसको सम टोटल करो। लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, ठीक है। अब माइनस कर दो तुम कौन सा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तुम्हारा किधर गया, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में तुम्हारा ये NaCl है, तो लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या चीज करना है, NaCl करना है, ठीक है। अब एक एक का वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू लिखो। तो इसका वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिए। तो ये हो गया तुम्हारा लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना, CH 3 C डबल O माइनस, ठीक है, प्लस तुम्हारा हो गया कौन सा, थर्ड इक्वेशन यही ना है, सोडियम प्लस, यानी कि लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस, ठीक है। इक्वेशन हम लोग जोड़ रहे हैं 4, इक्वेशन 4 तुम्हारा ये है, यानी कि लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस एंड ये हो गया तुम्हारा लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस। अब माइनस कर रहे इक्वेशन 2 को, तो माइनस करो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या है, लेमडा एम सोडियम प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस ना, और ये माइनस लग गया तो इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, माइनस लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस। तो देखो ये Cl माइनस और ये Cl प्लस, ठीक है, ये दोनों कट गया, यहाँ Na प्लस माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है, ठीक है। तो बच कितना गया तुम्हारा, ये देखो बच गया लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH 3 C डबल O माइनस प्लस बच क्या गया लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस ना, इतना निकल गया। तो यही तो रिक्वायर्ड इक्वेशन था, मतलब कि इसको निकालने के लिए, ठीक है, इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड हो गया तुम्हारा सोडियम एसीटेट, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़ देंगे, उसके वैल्यू में से NaCl के माइनस के वैल्यू को घटा देंगे, तो हम लोग को एसिटिक एसिड का निकल गया। तो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, और जो मैं समझाया हूँ इसी मेथड से आप करेंगे, डायरेक्ट रटने की कोशिश नहीं करना है आपको। तो वही है बेटा, देखो यहाँ पर शॉर्टकट में किया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का मोलर कंडक्टिविटी जोड़ देंगे। इसके लिए क्या करना है, HCl और सोडियम एसीटेट ना, इसके मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ देंगे और NaCl को माइनस कर देंगे। तो देखो इन दोनों को जोड़ दिए, माइनस कर दिए, वैल्यू निकल गया। कैसे किया गया मैं डिटेल में जाकर व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर आप लोग को समझा दिया। तो एक हो गया कलरॉश लॉ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है इसका, और इसी के चलते आपको कलरॉश लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ लेट अस सी हाउ द कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन बी कैलकुलेटेड ना। तो इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, रेशियो है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Ka is equal to C alpha square divided by y1 minus alpha, where alpha is a degree of dissociation for weak electrolyte, C is concentration and Ka is
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडक्टिविटी of 0.00108 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज इतना। कंडक्टिविटी देखो दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लेमडा एम फॉर एसिटिक एसिड इज इतना। तो लेमडा एम आपका दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ये, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यही तो आपका फॉर्मूला है, अल्फा बराबर लेमडा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये रख दिए, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये दे दिए। यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। अब हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, क्या निकालना है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये अल्फा का स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा ना, वैल्यू इतना आ गया, यही इसका आंसर हो गया। आइए, it is also used in the calculation of solubility and solubility product of any sparingly soluble salt, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 11 से लिंक कर दिया हूँ, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछते हैं, क्योंकि ये 11th का चीज है, इसीलिए दोनों को लिंक करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आप देखेंगे, ठीक है, और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक नया वर्ड आया है 11th का है, मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ यहाँ पर, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ना। व्हाट इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, एनीवन? हाँ जी, व्हाट इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट? एनीवन? चलो सुनो, कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, आयनिक सॉल्ट लिए और सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर दिए, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयन के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसी को सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन सैचुरेटेड कंडीशन। 11th का है, रिकॉल करा दिया। व्हाट इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन का आयनिक प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सिल्वर फॉस्फेट ले लिए और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर दिए, तो इसको सबसे पहले आयोनाइज कर दिए, ठीक है। आयोनाइज करने के बाद इसको बैलेंस कर दिए, सिल्वर 3 है 3 कर दिए, फॉस्फेट 1 है 1 कर दिए, ठीक है। अगर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, अगर सोलुबिलिटी अगर S मोल डिजोल्व करेगा तो ये 3S मोल डिजोल्व करेगा, क्योंकि कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये S मोल डिजोल्व करेगा। तो इसी का सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें तो KSP बराबर होता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, 3S ले लिए और कोफिशिएंट कितना है 3 से का पावर कर दिए 3, यहाँ पर S है इंटू S कर दिए, आयनिक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, S कर दिए, तो 3 3 9 3 27, S क्यूब और S मिलकर के S4 हो गया। तो KSP बराबर क्या हो गया, 27S4 हो गया। अगर सोलुबिलिटी मालूम हो तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आसानी से निकल जाएगा। अब इस फॉर्मूला को लेकर के हम लोग क्या कहा जाता है, इसको मोलर कंडक्टिविटी के आधार पर इसको हम लोग सोलुबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो देखिए, लेमडा एम वी नो, ये क्या कहा जाता है, हाँ एक चीज और, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर M हो तो यही उसकी सोलुबिलिटी जो मोलरिटी होती है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज मोलरिटी। इफ इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन देन मोलरिटी इज इट्स सोलुबिलिटी। Thus, as we know, lambda m at infinite dilution is given by K into 1000 upon capital M, where M is molarity. Thus, we can say that lambda m at infinite dilution is equal to K into 1000 upon S, where S is solubility. Thus, we can calculate the solubility by knowing this value. Solubility, we can calculate solubility product of any electrolytic solution. ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका। आइए, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज इतने ही रहने दीजिए, आपका समय हो चुका है 34 कि इसको बता ही दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, बोलो। चलो सुनो तब। The potential developed between metal and electrode and its solution in
इट्स आयन इन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? कोई इलेक्ट्रोड ले लिए, उसमें आयनिक सॉल्यूशन तैयार कर दिए, यही बैठिए सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार कर दिए, तो मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज नोन एज व्हाट? Electrode potential or electrode potential. If electrode potential is calculated in standard condition, temperature 298 Kelvin and atmospheric pressure is 1 atm or 1 bar, ठीक है, and if the aqueous solution is 1 m, then this potential is known as standard electrode potential, ठीक है। 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर होना चाहिए या 1 एटीएम होना चाहिए, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मोलर सॉल्यूशन जो है सो मोलर सॉल्यूशन मतलब कि मोलरिटी इसकी 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होगा वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, that is reduction potential and oxidation potential. That electrode which has tendency to lose the electron, then that of the gain of the electron is known as oxidation potential, and that electrode which has tendency to gain the electron, then that of lose of electron, then it is known as reduction potential, ठीक है। देखो जिंक इलेक्ट्रोड है और इसमें हम लोग जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार कर लिए, ठीक है, और उसमें डाल दिए, तो धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड जो होगा उसमें डिजोल्व करता चला जाएगा। कैसे डिजोल्व करेगा वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक सल्फेट विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू Zn+2 एंड SO4, ठीक है। दिस इज Zn+2 which will strike with the electrode and it will accept 2 electron and itself it will be neutralized and it will be settled down at the bottom, ठीक है। और धीरे धीरे इलेक्ट्रोड आपको Zn+2 जिंक रड से टकराएगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये देखो जिंक में बदल गया और नीचे जाकर के धीरे धीरे यह नीचे बैठता चला जाएगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रोड डिजोल्व करता चला जाएगा। सिंस देयर इज ए सेपरेशन ऑफ आयन, ठीक है, कटायन और आनायन का सेपरेशन इसमें हो रहा है, इसका मतलब वहां हो ना हो पोटेंशियल हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और यह 2 तरह का हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। वैसा इलेक्ट्रोड जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की रेदर देन गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा, अगर उसको चांसेस मिल गया तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इटसेल्फ इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन, देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है और न्यूट्रलाइज इटसेल्फ अपने आप को करता है, उसमें मेटल का लिबरेशन होगा, तो उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आइए आप इसको एनिमेशन से समझिए, वो एनिमेशन से नहीं डाला हूँ इसमें, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए, आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। अटेंडेंस लेने दीजिए, तब क्या तब ये आपका अटेंडेंस आ जाए, इसके बाद आप क्लास छोड़िएगा। +2 वाला किताब जी +2 वाला है जी सर। बोल दीजिए ना, कोई जो क्लास किताब में दिया है किताब वाले ध्यान देता है। हाँ जी, जिस जो किताब